नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रूपमुक्ता प्रेरक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य सरोवर में। और आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं काल विभाजन एवं नामकरण से संबंधित क्विक रिवीजन पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास का। ये आप इसमें समझ जाएंगे कि किस काल को किस किस नामों से जाना गया है और इसका विभाजन कैसे हुआ, किस किस कवि या लेखक ने या इतिहासकार ने किस काल को क्या क्या नाम दिया, किस किस नाम की संज्ञा दी, इसके बारे में आप जान जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो वीडियो है काल विभाजन एवं नामकरण, ठीक है, इससे संबंधित है। तो बात कर लेते हैं सर्वप्रथम आदिकाल की, ठीक है। तो आदिकाल संवत 1050 से 1375, ठीक है, इसका समय माना जाता है। और ये सभी जो है जितने भी समय हैं ये मैंने जो लिए हैं वो रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से लिए हैं। किसके हिसाब से लिए हैं? रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य में जो सबसे ज़्यादा प्रमाणिक इतिहासकार या जिनका जो है इतिहास में समय अवधि मानी जाती है सबसे प्रमाणिक, वो हैं रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में। आदिकाल को 1050 से 1375 माना है, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो बात कर लेते हैं आदिकाल की। तो आदिकाल की संज्ञा किसने दी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा जाता है। वीर गाथा काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है, आपको याद रखना है। ये जितने भी मैंने लिए हैं ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए मैं आज वही टॉपिक मैं आजकल ले रहा हूँ जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये क्विक रिवीजन भी आपका हो जाएगा और एक छोटे छोटे वीडियो से आप अच्छे से समझ भी जाएंगे कि परीक्षा के लिए आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। लोअर पीसीएस का मेंस एग्ज़ाम भी होने वाला है और यूजीसी नेट का भी एग्ज़ाम होने वाला है, DSSS पीजीटी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं ये बनाकर आपको आपके समक्ष लेकर आया हूँ जिससे आपका क्विक रिवीजन हो जाए। बात कर लेते हैं चारण काल की। चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा है और गियरसन ने कहा है, ठीक है, आपको याद रखना है। बात करते हैं बीज वपन काल किसने कहा? बीज वपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे आप स्टार लगा सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं सिद्ध सामंत काल किसने कहा? पूछा गया है राहुल संकृत्यायन ने, ठीक है। जैसा एग्ज़ाम वैसे प्रश्न इससे बन जाएंगे। अगर कोई ज़्यादा ही टफ पूछेगा तो पूछ लेगा जयकाल किसने कहा, ठीक है। इस तरीके से मैं बताता चलूँगा आपको कौन सी परीक्षा के हिसाब से कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण होते चले जाएंगे। सिद्ध सामंत काल की बात हमने कर ली थी, इसे कहा है राहुल संकृत्यायन ने, ठीक है। अपभ्रंश काल किसने कहा? धीरेन्द्र वर्मा ने कहा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा ने क्या कहा? अपभ्रंश काल कहा। किसे कहा है? आदिकाल की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। जयकाल किसने कहा है? जयकाल कहा है रमाशंकर रसाल ने, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन आ चुका है यूजीसी नेट में और ये आपका DSSS पीजीटी में पूछा जा चुका है। हमने अभी बात कर ली अपभ्रंश काल किसने कहा? धीरेन्द्र वर्मा ने और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, ठीक है। किसे कहा? आदिकाल को। क्या कहा? अपभ्रंश काल। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जयकाल किसने कहा? जयकाल रमाशंकर रसाल ने कहा। किसे कहा? आदिकाल को। आदिकाल को जयकाल किसने कहा? रमाशंकर रसाल ने, ठीक। आरंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा। आरंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा। किसे कहा? आदिकाल को, ठीक है। आरंभिक और प्रारंभिक में सबसे बड़ा भ्रम हो जाता है तो आपको याद रखना है, मैट्रिक का भी बता दूंगा। प्रारंभिक काल किसने कहा? गणपति चंद्रगुप्त ने, ठीक है। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? गणपति चंद्रगुप्त ने। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने। आपको याद कैसे रखना है कि
आरंभ में मिश्रा जी ने, ठीक है, प्रारंभ से गणेश जी की पूजा की, ठीक है। आरंभ से, या आप यहाँ आरंभ की जगह शुरुआत से कह सकते हो कि शुरुआत से ही मिश्रा जी ने प्रारंभ, किसी काम को प्रारंभ करने से पहले गणेश जी की पूजा की, ठीक है। या दुकान को प्रारंभ करने से, आप इस तरीके से कुछ भी अपनी ट्रिक बना सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। तो आरंभिक काल मिश्र बंधु और प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है आदिकाल को, ठीक है। संधि काल की बात करें तो संधि काल कहा है रामकुमार वर्मा ने। संधि काल ये भी आ चुका है यूजीसी नेट में, और ये जयकाल भी आ चुका है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस बार हो सकता है ये आपसे पूछ लिया जाए कि वीर काल किसने कहा आदिकाल को, तो किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ठीक है। ये ऐसे प्रश्न हैं, ये ऐसा जो है शॉर्ट नोट्स हैं जो इसमें से आप कुछ भी छोड़ ही नहीं सकते, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आपके फंस ही जाएंगे। आपको ये सभी कंठस्थ करने हैं, ठीक है। संधि काल रामकुमार वर्मा, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, ठीक है। बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। भक्ति काल, भक्ति काल का समय 1375 से 1700 ईस्वी, ठीक है, ये संवत है। और हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, ठीक है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? जॉर्ज गियर्सन ने। किसे कहा? भक्ति काल को। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? जॉर्ज गियर्सन ने, ठीक है। भक्ति काल किसने कहा है? भक्ति काल को भक्ति काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, और रामकुमार वर्मा ने कहा, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, ठीक है। बात करते हैं लोक जागरण काल की, तो लोक जागरण काल किसने कहा? भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा? रामविलास शर्मा ने कहा। किसने कहा? रामविलास शर्मा ने कहा है, ठीक है। माध्यमिक काल किसने कहा? भक्ति काल को माध्यमिक काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने कहा, ठीक है। भक्ति काल को माध्यमिक काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने कहा। भक्ति काल को पूर्व माध्यमिक काल किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, और गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है, ठीक है। भक्ति काल को पूर्व माध्यमिक काल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है, ठीक है। भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने कहा। किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने कहा, ठीक है। भक्ति काल को लोक जागरण काल, ठीक है, भक्ति काल को लोक जागरण, ठीक है, किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब देखिए दो चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। यहाँ एक बात हो रही है लोक जागरण की, और एक हो रही है लोक जागरण काल की। जहाँ आपको लोक जागरण केवल लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, नीचे वाले की मैं बात करता हूँ, जहाँ आपको केवल लोक जागरण लिखा हुआ मिलेगा तो आपको लगाना है हजारी प्रसाद द्विवेदी पर, ठीक है। अगर आपको लोक जागरण के बाद काल लिखा हुआ मिल जाता है तो वहाँ आपको सही करना है रामविलास शर्मा के नाम, ठीक है। एक चीज़ और, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, ठीक है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को किसने कहा? तो ये जॉर्ज गियर्सन आपको सही करना है, ठीक है। और यदि केवल स्वर्ण युग लिखा हुआ मिल जाए तो श्याम सुंदर दास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ठीक है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जॉर्ज गियर्सन ने कहा है, और भक्ति काल को, ठीक है, स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास ने कहा है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम इसी क्रम में। नेक्स्ट आता है रीतिकाल। रीतिकाल का समय है 1700 से 1900 ईस्वी, ठीक है, 1700 से 1900, संवत 1700 से 1900, ठीक है। इसे उत्तर मध्यकाल किसने कहा? रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, ठीक है। रीतिकाल को रीतिकाल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, ठीक है। रीतिकाल को रीति काव्य किसने कहा? जॉर्ज गियर्सन ने कहा। किसने कहा? जॉर्ज गियर्सन ने कहा। क्या कहा? रीति काव्य। किसे कहा? रीतिकाल को। रीतिकाल को काव्य कला काल किसने कहा? रमाशंकर रसाल ने। रीतिकाल को काव्य कला काल किसने कहा? रमाशंकर रसाल ने, ठीक है। रीतिकाल को कला काल किसने कहा? रामकुमार वर्मा ने। फिर से देखिए भ्रामक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि रीतिकाल को काव्य कला काल किसने कहा? तो आपको लगाना है रमाशंकर रसाल। यदि
आपसे पूछ लिया जाए कि रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा, तो आपको लगाना है रामकुमार वर्मा पर। ठीक है, बात कर लेते हैं रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा, तो आपको लिखना है विश्वनाथ प्रसाद। ठीक है, आपको सही करना है विश्वनाथ प्रसाद के नाम को। अगर बात करें देखिए श्रृंगार काल किसने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद ने। ठीक है, किसको कहा, रीतिकाल को। ठीक है, आपको याद रखना है। अलंकृत काल की बात करें तो अलंकृत काल किसने कहा, मिश्र बंधु ने। ठीक है, मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या कहा, अलंकृत काल। ठीक है, अगर हम बात करें अंतिम की तो यहाँ पर है ठीक अंधकार काल किसने कहा, ये कहा त्रिलोचन ने। किसने कहा, त्रिलोचन ने कहा है। ठीक है, किसे कहा, रीतिकाल को। ठीक, बात कर लेते हैं अब हम आधुनिक काल की। किसकी, आधुनिक काल की। ठीक है, आधुनिक काल का समय है संवत 1900 से अब तक। ठीक, संवत 1900 से अब तक का समय है किसका, आधुनिक काल का। ठीक है, आधुनिक काल किसने कहा, आधुनिक काल को आधुनिक काल किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा, रामकुमार वर्मा ने कहा और केसरी नारायण शुक्ल ने कहा। इन सभी ने जो है आधुनिक काल को आधुनिक काल की संज्ञा दी। ठीक है, वर्तमान काल किसने कहा, मिश्र बंधुओं ने कहा। ठीक है, आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा, मिश्र बंधुओं ने कहा है। गद काल किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक काल को गद काल किसने कहा, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, आगे है नवजागरण काल किसने कहा, तो रामविलास शर्मा ने कहा। ठीक, तो आधुनिक युग को नवजागरण काल किसने कहा है, तो रामविलास शर्मा ने कहा। मित्रों, तो ये थे काल विभाजन एवं नामकरण से संबंधित कुछ तथ्य। किस लेखक या कवि ने किस काल को किस नाम से जाना है। चलिए अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके प्रति जान लेते हैं इसको। भक्ति काल की अगर मैं बात करूं और इसका विभाजन किया जाए तो भक्ति काल का जो विभाजन है दो काव्य या दो शाखाओं में किया जा सकता है। ठीक है, पहला निर्गुण, दूसरा सगुण। ठीक है, निर्गुण काव्य धारा और दूसरी सगुण काव्य धारा। ठीक है, भक्ति काल में दो तरह के लोग हुआ करते थे, एक निर्गुण और एक सगुण। ठीक है, अगर मैं निर्गुण की बात करूं तो निर्गुण में भी दो शाखाएं बट जाती हैं। ठीक है, निर्गुण में भी जो है निर्गुण की दो शाखाएं हो जाती हैं, एक ज्ञानाश्रयी शाखा और एक प्रेमाश्रयी शाखा। ठीक है, कौन सी, एक ज्ञानाश्रयी शाखा और एक प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा जो है शाखा की बात करूं तो इसमें आता है संत काव्य। क्या आता है, संत काव्य आता है। ठीक है, पहला कबीर और नानक जो हैं इसके संत का जो हैं कौन हैं, संत कवि हैं। ठीक है, संत कवि कौन से हैं, कबीर और जो कवि हैं किसके, भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के। ठीक है, निर्गुण काव्य धारा में ठीक ज्ञान मार्गी शाखा के संत काव्य के कवि कौन हैं, कबीर। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं नानक जी भी हैं, संत काव्य के अंतर्गत आते हैं। प्रेमाश्रयी की बात करें तो प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत सूफी काव्य आता है। ठीक है, सूफियाना जिसे कहते हैं, सूफी काव्य। इसके प्रमुख जो हैं कवि जायसी और मंजन हैं। ठीक है, बात करें सगुण काव्य की तो सगुण काव्य धारा भी दो में विभाजित है, पहला राम भक्ति शाखा और दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, ये मूर्ति पूजक नहीं थे और ये मूर्ति पूजक थे। ठीक है, ये ईश्वर के साकार ब्रह्म की उपासना करते थे, साकार ब्रह्म के उपासक हैं ये सगुण, और ये निराकार। ठीक है, ना से निराकार और ये सा से साकार। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं निर्गुण और सगुण को। ठीक है, मूर्ति पूजक नहीं हैं, ये मूर्ति पूजक हैं। ठीक है, निराकार ब्रह्म और ये साकार ब्रह्म। ठीक,
निराकार, और साकार से मतलब है जो ईश्वर किसी भी प्रतिमा या मूर्ति में दिखाई ना दे, वो उसकी पूजा करते हैं कौन? निराकार, ठीक है, निर्गुण शाखा के। और सगुण जो है काव्य धारा के जो लोग हैं वो मूर्ति पूजा करते हैं, शिवलिंग वगैरह की पूजा करते हैं, या किसी फोटो पर जो है भगवान या ईश्वर की प्रतिमा अंकित है तो उसकी पूजा करते हैं। ये कौन होते हैं? ये होते हैं सगुण काव्य के। तो राम भक्ति और कृष्ण भक्ति दो में बटे हुए हैं ये। तो राम भक्ति की अगर मैं बात करूं तो तुलसीदास प्रसिद्ध हैं राम भक्ति शाखा में, और सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा में। चलिए बढ़ते हैं आगे। चैतन्य महाप्रभु जो हैं, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, ये कौन हैं? गौड़ीय संप्रदाय के, ठीक है, कवि हैं। अगर मैं बात करूं तो ये इसमें से एक क्वेश्चन आया भी हुआ है यूजीसी नेट में, तो वही मैंने महत्वपूर्ण जो है तथ्य लिए हैं। सांख्य भाव सूरदास जी का है, ठीक है, ये जो रचना करते हैं सांख्य भाव के को ध्यान में रखते हुए करते हैं। कांत भाव मीराबाई जी, और दास्य भाव तुलसीदास, ठीक है। प्रश्न यहाँ से आया था कि तुलसीदास की जो भक्ति है वो कैसी है? दास्य भाव की भक्ति, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न बन जाते हैं। कुछ इधर मैंने भ्रामक जो है प्रश्न बन सकते हैं आपके लिए, अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जिससे आप जो है भ्रमित ना हो। और ये भ्रम और भ्रम से ही सब कुछ मतलब यहाँ पर दिया हुआ भी है। पहला भ्रमर गीत किसका है? सूरदास जी का है, ये आपको याद करना है, ठीक है। फिर है भंवर गीत किसका है? नंददास का है। फिर है भ्रमर दूत, ठीक है। तो देखिए भ्रमर और भंवर से ही ये तीनों शुरू होते हैं, इसलिए ये कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है? परीक्षा की दृष्टि से इन्हें ध्यान रखना है, अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये। भ्रमर गीत की मैं बात करूं तो भ्रमर गीत किसने लिखा? सूरदास जी ने, ठीक है। अगर मैं बात करूं भंवर गीत की तो भंवर गीत किसका? नंददास जी का, ठीक है। और भ्रमर दूत किसका? भ्रमर दूत है सत्यनारायण कविरत्न का, ठीक है। तो मित्रों आज की वीडियो में मैंने इतना ही कंटेंट आपके लिए लेकर आया था, और फिर वीडियो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा अगर बड़ी हो जाती है तो आप लोग उसे मन से देखते हैं या कोई भी मन से देखता है। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि वीडियो को शॉर्ट या छोटा बनाया जाए, और उसमें एक ऐसा कंटेंट उसमें जो है मटेरियल ऐसा रखा जाए जो आपको जो है आगामी परीक्षा के हिसाब से देखते हुए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हो, ठीक है। तो मित्रों वीडियो कैसी लगी आपको, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके सुझाव प्रेक्षित हैं, आपके सकारात्मक या नकारात्मक सुझाव जैसे भी हों वो हमारी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। तो आप अपने सुझाव अवश्य दीजिए। तो चलिए मित्रों इजाज़त लेते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।